Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज मैं आपको लेक्चर दूंगी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है असेसमेंट। एक्चुअली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बच्चे जब बुक से पढ़ते हैं तो उनको ये समझ नहीं आता है कि किस तरीके से करना है, क्योंकि बुक में बहुत ही ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज दी हुई होती है। तो आज जब आप ये मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ये बहुत ही इजी लगेगा और वीडियो देखते देखते ही आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अटेंटिव होके मेरा ये पूरा वीडियो देखिए। अब मैं बताती हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट को हिंदी में आप बोलते हैं आकलन। देखिए, अगर हम किसी के बारे में कोई निर्णय देते हैं तो उसे हम असेसमेंट कहते हैं। अब मैं आपकी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि किसी के बारे में हम कैसे निर्णय देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर पे हमारी मदर है। अब वो कहती हैं कि बच्चों तुम एक टाइम टेबल बना लो, खेलने के टाइम खेलना है और पढ़ने के टाइम पढ़ना है। लेकिन अब हमारा पढ़ने का तो मन कर नहीं रहा है, हम पढ़ने के टाइम भी खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारी मम्मी हमें उसके लिए अलाउ नहीं करती है और हमें ज़बरदस्ती पढ़ने के लिए बिठा देती है। तो हम अपनी मम्मी के बारे में क्या निर्णय देंगे कि भाई हमारी मम्मी तो जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए आपके लिए स्ट्रिक्ट होती है। तो आपने उनके बारे में जब ऑब्जर्व किया कि वो आपको खेलने नहीं देती, पढ़ाई के टाइम सिर्फ पढ़ना ही है, तो आपको लगा हमारी मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उसी तरीके से जब आप कॉलेज में या अपने स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत सी टीचरें तो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती हैं। आपको स्टाफ रूम में जाते हुए भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या कह देंगी, पता नहीं कैसे डांट देंगी। तो बच्चे कहते हैं भाई ये टीचर तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और कभी कभी कोई टीचर ऐसी होती है कि आप कभी भी स्टाफ रूम में जा सकते हो, किसी भी टाइम जा सकते हो और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी क्वेरीज होती हैं, वो उनका बहुत प्यार से जो है आंसर देती है। तो आप कहते हो कि ये वाली टीचर तो बहुत ही कोऑपरेटिव है। तो आपने जो है उस टीचर को देख के या अपनी मम्मी को देख के जो निर्णय दिया वो कहलाया कि वो आपका उस टीचर के लिए या अपनी मम्मी के लिए आपका असेसमेंट था। तो असेसमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया आपको। अब होता है कि असेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए, असेसमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तभी वो असेसमेंट माना जाएगा। सबसे पहले है आपका रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। इसका मतलब है कि अगर आपने जो असेसमेंट दिया वो टाइम के साथ और आपका अगर डिफरेंट लोग उसी चीज़ के बारे में कोई और जो है असेसमेंट दे रहे हैं तो आपके असेसमेंट की कोई रिलायबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर है, वो क्लास में कहती है भाई मिस जो ए बच्चा है वो क्लास में ज़रूर टॉप करेगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये अपने लेसन को बड़े ध्यान से सुनता है और मुझे पूरा सुना भी देता है। तो वो उसे टॉपर बच्चा समझती है। अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, वो बच्चा जो है सिर्फ 50% लेके आता है, कोई और बच्चा टॉप बनता है। तो वो कहती है कि नहीं, ये बच्चा गलती से रह गया होगा, अब फाइनल एग्जाम में यही बच्चा टॉपर बनेगा। अब फाइनल एग्जाम में भी उस बच्चे के 50% ही आते हैं और कोई और बच्चा टॉपर होता है। तो इसका मतलब टीचर जो उस बच्चे के बारे में असेस कर रही थी कि ये टॉपर है, वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि वो जो उसका असेसमेंट कर रही थी उसके हिसाब से उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इसलिए असेसमेंट होने के लिए रिलायबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि आपने जिस उद्देश्य के लिए असेसमेंट कर रहे हैं वो पर्पस भी सॉल्व हो रहा है या नहीं है। जैसे कि आपको देखा होगा कि स्कूलों में ना टीचर्स का भी फीडबैक लिया जाता है। तो बच्चे देते हैं कि भाई ये टीचर पढ़ाती बहुत अच्छा है, ये कोऑपरेटिव बहुत अच्छा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, या ये बच्चों की क्वेरी सेटल नहीं करती हैं, या ये लेक्चर को टाइमली नहीं पूरा करती हैं। तो हम बच्चों की फीडबैक लेते हैं, लेकिन अब हमारे को हमने फीडबैक ली, लेकिन उस फीडबैक से हमें यही नहीं पता चल रहा कि बच्चों वो टीचर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि वो अच्छे से पढ़ा रही है या नहीं पढ़ा रही है, या फिर वो टीचर पंक्चुअल है या नहीं है। तो बच्चों ने जो फीडबैक दिया है, अगर उससे हमारे ये जो पर्पस है, जो हम टीचर के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो पूरे नहीं होते हैं, तो इसका मतलब जो हमने फीडबैक फॉर्म बच्चे को बना के दिया है
वो बिल्कुल गलत है, और उसके बेसिस पे जो हम असेसमेंट ले रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। तो असेसमेंट के लिए जिन उद्देश्यों के लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं, किसी के बारे में निर्णय ले रहे हैं, वो बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मीनिंग है कि अगर हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और हम हर एक के बारे में ये असेसमेंट करना चाह रहे हैं कि भाई ये बच्चा टेस्ट में पास होगा या नहीं होगा, तो हमें उसके लिए टेस्ट लेना पड़ेगा। तो सभी बच्चों को, क्योंकि एक ही क्लास है, एक ही तरह के सब्जेक्ट का हमें टेस्ट देना है, तो सभी बच्चों के लिए एक जैसा टेस्ट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे 100 नंबर का टेस्ट है तो हर बच्चे को 100 नंबर का ही देना चाहिए। अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है तो हर एक को ऑब्जेक्टिव ही देना चाहिए। अगर वो सब्जेक्टिव है तो हर एक को सब्जेक्टिव ही देना चाहिए। तो उसमें जो है ये कहलाता है स्टैंडर्डाइजेशन, जब क्वेश्चन पेपर एक जैसा क्वेश्चन पेपर हर बच्चे को मिल रहा है। तो असेसमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप असेसमेंट कर रहे हो वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकलिटी। देखिए, अगर हम असेसमेंट लेने के लिए कोई टेस्ट बना रहे हैं और वो व्यवहारिक नहीं है तो भी उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टेस्ट को प्रैक्टिकल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े बच्चों का जो है, साइंस का बच्चा है, उसे प्रैक्टिकल कराने हैं, तो हम जो है अब प्रैक्टिकल कराने के लिए हम केमिस्ट्री की लैब में ले जाते हैं। अब जो केमिस्ट्री की लैब है उसमें जो उनके एपरेटस हैं, जो इक्विपमेंट हैं, वो 3-4 प्रैक्टिकल के लिए हैं। अगर हम से कहें कि नहीं, हमें तो एक जैसे ही टेस्ट देना है, स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना है, तो सभी बच्चे सिर्फ एक ही टाइप के एपरेटस का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि एक ही बच्चा 1 बाय 1 करके लगेगा, और टेस्ट में अगर 15-20 मिनट एक टेस्ट में लगते हैं तो एक ही बच्चा हो पाएगा। तो क्लास में जो 40 बच्चे हैं वो तो कवर ही नहीं कर पाएंगे, उनको बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही टेस्ट ना देके, भाई सिलेबस में तो सारे टेस्ट हैं, तो हम किसी बच्चों के ग्रुप बना देंगे कि 4 बच्चे इस एपरेटस पे टेस्ट करेंगे और बाकी के बच्चे इस पे या इस पे करेंगे। तो टेस्ट लेने में, असेसमेंट का मेथड बनाने में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूटिलिटी। देखिए, जो भी टेस्ट है अगर उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। अगर हमने वैसे ही किसी के बारे में ओपिनियन दे दी, कोई राह चलता व्यक्ति है, भाई ये तो बहुत ही डिसिप्लिन सा लग रहा है ये वाला पैसेंजर, तो या ट्रेन में जाते हो हमने किसी को देखा कि भाई ये बंदा तो जो है बहुत ही आराम से उतर रहा है ट्रेन से, बहुत ही आराम से चढ़ा है, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो आप जो असेसमेंट कर रहे हैं उसकी कोई यूटिलिटी भी होनी चाहिए, उसका कोई यूज़ भी होना चाहिए। अगर बिना यूज़ के आप किसी को असेसमेंट कर रहे हैं तो वो भी ट्रू असेसमेंट नहीं कहलाता। अब हम देखेंगे कि आकलन है या असेसमेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो यही होती है कि हमें बच्चों की प्रोग्रेस पता चलती है। जब बच्चे का हम टेस्ट लेते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि भाई ये बच्चे का बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, अब ये अगली क्लास में प्रमोट हो जाएगा। क्योंकि आपका जैसे देखिए बीएड 2 साल का होता है, अब आप फर्स्ट ईयर में अपना पेपर दिया, आप पास हो गए, तो टीचर को ये असेसमेंट हो गया कि ये बच्चे पास हो गए, अब हम इन्हें सेकेंड ईयर में प्रमोट कर सकते हैं। तो इससे बच्चों की प्रोग्रेस पता चलती है। नेक्स्ट है बच्चों के बीच का अंतर पता चलता है। देखिए, टेस्ट हमने लिया, किसी बच्चे के 90% आएंगे, किसी के 60 आएंगे, किसी के 50 आएंगे, किसी के 85% आएंगे। तो जब हमारे पे अलग अलग डाटा है तो उस अलग अलग डाटा से हमें ये पता चल जाता है कि भाई इस बच्चे का जो है, ये जो 95% है ये आउटस्टैंडिंग है, 85% वाला एक्सीलेंट है, और जो 50% वाला बच्चा है वो एवरेज है। तो हमें बच्चों के बीच के अंतर को पता चल जाता है। नेक्स्ट है, हम पेरेंट्स को बच्चों के अचीवमेंट के बारे में बता सकते हैं। आपने देखा होगा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन हमारा रिजल्ट मिलता था, उस दिन पेरेंट्स जाके जो है रिजल्ट को कलेक्ट करते थे। तो उस रिजल्ट में क्या था, हमारे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं और टीचर का हमारे बारे में क्या रिमार्क है, वो सब चीज़ें बताई गई थी। तो वो एक तरीके से टीचर का असेसमेंट था, क्योंकि उन्होंने टेस्ट लिए, एग्ज़ाम लिए और उसके मार्क्स उस रिजल्ट में डाले। फिर उस रिजल्ट के थ्रू उन्होंने बच्चों के अचीवमेंट को पेरेंट्स को बताया। तो ये असेसमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम असेसमेंट करके पेरेंट्स को बच्चों की अचीवमेंट के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम बच्चों की इंटरेस्ट के बारे में भी बता सकते हैं। देखिए, एक बच्चे के पास
आर्ट्स भी है और उस पर ज्योग्राफी का सब्जेक्ट भी है, मैथ्स का भी है, इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है। अब वो हमेशा आर्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, हिंदी में भी अच्छे लेता है, इंग्लिश में भी, ज्योग्राफी में भी, लेकिन मैथ्स में उसके मार्क्स हमेशा कम आते हैं। तो इससे पता चलता है कि उस बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट कम है, बाकी के ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये हमें कैसे पता चला? जब हमने उसके टेस्ट में मार्क्स देखे। तो असेसमेंट से हमें बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में और उनकी नॉलेज के बारे में भी पता चलता है। लास्ट है आपका क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए, बच्चों के बारे में हमें गुणात्मक इंफॉर्मेशन मिलती है। जब बच्चा आपकी क्लास में पढ़ता है तो जैसे आपको पता है एक हाथ की चारों फिंगर जो है इक्वल नहीं होती है, उसी तरह से क्लास में हर बच्चा भी बराबर नहीं होता। कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी और सब्जेक्ट में पढ़ना बहुत अच्छा होता है, कोई प्लेयर बहुत अच्छा होता है, कोई गाना गाने में बहुत अच्छा होता है, कोई जो है डिबेट करने में बहुत अच्छा होता है। तो जब हम डिबेट कराते हैं, जब हम गेम्स की कंपटीशन कराते हैं या जब हम टेस्ट लेते हैं, जब हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, तभी तो हमें पता चलता है कि इस बच्चे की क्या रुचि है और वो किस चीज़ में जो है एक्सपर्ट है। तो असेसमेंट से हमें बच्चों के बारे में बहुत अच्छी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी जो है मिलती है। नेक्स्ट है, इससे टीचर भी जो है अपनी टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। देखिए, अगर टीचर क्लास में पढ़ाने गया, ज्योग्राफी की क्लास है, उसने कहा बच्चों आप जो है रीडिंग करिए, वो एक एक पैराग्राफ हर बच्चे से पढ़वाता रहा। आपने देखा होगा नॉर्मली 9th 10th तक जो है टीचर जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी को तो रीडिंग ही करवाते हैं बुक की। अब आपने जब टेस्ट लिया उस टीचर ने तो देखा सारे बच्चे फेल हो गए। तो उसको लगा कि ये जो मैं रीडिंग कराता हूँ इससे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। तो उसने अपना रीडिंग वाला मेथड छोड़ दिया और अब वो बच्चे को एक्सप्लेन करने लगा, साथ के साथ रिवीजन भी करने लगा और बच्चों से भी क्वेश्चन पूछने लगा। तो अब की बार जब उसने टेस्ट लिया तो देखा कि सारे बच्चे पास हो गए। तो असेसमेंट के थ्रू उसने अपनी टीचिंग भी इफेक्टिव करी, क्योंकि पहले टेस्ट से उसे पता चला कि बच्चों को मेरा टीचिंग जो स्ट्रैटेजी है वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन दूसरी टीचिंग स्ट्रैटेजी बच्चों को समझ में आ गई क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा आया। तो इससे टीचर अपनी टीचिंग को भी इफेक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट है, जो असेसमेंट होता है उससे हम टीचर और बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है वो भी हमें समझने में सहायक होती है। देखिए, हर अध्यापक के, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तो रीडिंग करके पढ़ाता है, कोई बच्चे को बड़ा मतलब जॉवियल सा एटमॉस्फेयर बना के पढ़ाते हैं, कोई बच्चे का बार बार टेस्ट लेकर पढ़ाते हैं। तो हर बच्चे के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो अब टीचर को ये पता चलता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका और बच्चों को जो समझ रहे हैं उसमें, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि मैंने जो टीचिंग स्ट्रेटेजी दी है, मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ या प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, तो बच्चे उस चीज़ से कितना समझ रहे हैं। तो ये अध्यापकों के पढ़ाने के स्टाइल और उस स्टाइल से बच्चों को कितना समझ में आता है, इस चीज़ को भी वो बताता है। नेक्स्ट है, असेसमेंट से हम अपने क्यूरिकुलम में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, जो असेसमेंट होता है, जब आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपका मेन पर्पस क्या होता है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये ना हो कि बच्चे ने बस एग्ज़ाम अच्छा दिया, उसके मार्क्स अच्छे आए और हमने बोला ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ाई में। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। पढ़ाई के थ्रू हम बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट देखते हैं, खेल के थ्रू हम बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट देखते हैं, और जब हम डिफरेंट एक्टिविटी देते हैं जैसे टीम वर्क की, तो उससे हम क्या देखते हैं कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कितना है। लेकिन अगर किसी क्यूरिकुलम से हम देखते हैं कि बच्चा सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छा हो रहा है, खेलों में बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, तो इसका मतलब हमें अपने क्यूरिकुलम को चेंज करना पड़ेगा। अब हमें खेलों पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, योगा भी करानी पड़ेगी जिससे बच्चा स्ट्रांग भी बने, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है। तो इस तरीके से क्यूरिकुलम चेंज करने में भी असेसमेंट बहुत हेल्प करता है। लास्ट इसकी एडवांटेजेस है कि ये अध्यापकों की सेटिस्फेक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी मैंने पहले बताया था कि टीचर ये जज करते हैं कि हम जो टीचिंग वो स्ट्रैटेजी ले रहे हैं वो बच्चे को समझ आ भी रही है या नहीं आ रही है। अगर असेसमेंट के थ्रू टीचर को ये लगता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और मेरे पढ़ाने का जो उद्देश्य है वो फुलफिल हो रहा है,
तो उससे टीचर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करता है, उसका भी मॉरल बहुत बूस्ट होता है। तो इस तरीके से असेसमेंट से टीचर को भी एक इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो अब आपने देखा इस मेरी वीडियो लेक्चर से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा असेसमेंट किसे कहते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और असेसमेंट से बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे मेरे वीडियो लेक्चर से आपको फ़ायदा हो रहा है उससे और बच्चों को भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज को हमेशा बांटते रहना चाहिए। So that's all for today lecture. Thank you very much.